आज महिलाओं को इतनी बड़ी तादाद में कैंसर क्यों हो रहा है? महिलाओं में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। दूसरा कॉमन कैंसर इंडिया के अंदर सर्विक्स या फिर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। हम क्योंकि मिथ्स की बात कर रहे हैं तो एक मिथ ये भी है कि वाइट डिस्चार्ज या कमर दर्द जो है वो सर्वाइकल कैंसर का बड़ा संकेत है। ज्यादातर कमर दर्द के रीजंस कुछ और होते हैं महिलाओं में। सर्विक्स का कैंसर होने में 15 साल लगते हैं। उसके 15 साल के बीच में एक बार भी महिला अगर डॉक्टर के पास जाके अपने सर्विक्स को का निरीक्षण करवा ले तो आपको कैंसर होने से पहले ही पता चल जाएगा। पोल्यूशन का या डस्ट का भी कैंसर से कोई लेना देना है? एयर पोल्यूशन से भी महिलाओं में होने वाले कैंसर बढ़ सकते हैं। क्या स्मोकिंग का महिलाओं के कैंसर से कोई लेना देना है? सब स्मोकिंग से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो महिलाओं के लिए पुरुषों के कंपैरेटिवली स्मोकिंग बहुत खराब है। जिस चीज़ों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं एटलीस्ट वो प्रिवेंशन तो हम करें तो उससे हम कैंसर से बच सकते हैं। कभी दोबारा कैंसर आता भी है तो आजकल इम्यूनोथेरेपी और बहुत अलग तरह की इलाज संभव है। कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर सारिका गुप्ता के साथ जो है डायरेक्टर यूनिट हेड एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में। डॉक्टर सारिका से हम समझेंगे कि महिलाओं में किस तरह से तेजी से कैंसर फैल रहा है, क्या उससे बचने के उपाय हैं, किस तरह के कैंसर से लोगों को सतर्क रहना चाहिए और जितनी भी तमाम जानकारियां कैंसर के बारे में इंटरनेट पे अवेलेबल है और तरह तरह के स्रोतों पे अवेलेबल है, उनकी क्या सच्चाई है, आज हम डॉक्टर सारिका से जानेंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर सारिका, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज महिलाओं को इतनी बड़ी तादाद में कैंसर क्यों हो रहा है? आजकल महिलाओं में क्या पुरुषों में सभी में कैंसर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें कुछ तो कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं पुरुषों दोनों में ही कैंसर बढ़ रहा है और कुछ ऐसे स्पेसिफिक हैं जो महिलाओं के कैंसर के लिए जो कारण है। तो जो कॉमन रीजंस हैं वो तो है कि हमारी जीवन शैली निष्क्रिय हो रही है, लाइफस्टाइल हमारा सेडेंटरी है, काम जिस तरीके से हम करते थे उस तरह का काम नहीं है, बैठे बैठे काम होता है और खान पीन हमारा ठीक नहीं है, हमारा प्रोसेस्ड फूड हम लोग खाते हैं, रेड मीट हम लोग खाते हैं जिससे कि कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, स्लीप डिप्राइवेशन है, नींद अगर ठीक पूरे नहीं ले पाते हम लोग अपने काम के कारण की वजह से, सर्केडियन रिदम खराब हो रहा है। इन सब की वजह से कैंसर सभी तरह के कैंसर बढ़ जाते हैं। मोटापा भी सभी तरह के कैंसर को बढ़ाता है। बट जो मेन चीजें हैं जैसे कि महिलाओं में कैंसर बढ़ता है उसमें सर्विक्स कैंसर को अगर हम लें तो जिसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है या बहुत अर्ली सेक्सुअल लाइफ शुरू हो जाना हो सकता है या फिर स्मोकिंग हो सकता है जो कि सर्विक्स कैंसर का प्रमुख कारण है। और यूट्रस कैंसर के लिए मोटापा होना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस भरी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को जीना, ओवरी कैंसर में भी मोटापा ही मेन है। तो यही मेन कारण है जिसकी वजह से कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो तमाम तरह के कैंसर के बीच सबसे ज्यादा महिलाओं को के बीच किस तरह का कैंसर अग्रसर आजकल पाया जा रहा है? हम सुनते हैं ओवरी कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो मतलब इन तमाम तरह की चीजों के बीच आपने अपने करियर में सबसे ज्यादा किस तरह के कैंसर को प्रिवेल होते देखा है? महिलाओं में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। दूसरा कॉमन कैंसर इंडिया के अंदर सर्विक्स या फिर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। तो और तीसरा कैंसर यूट्रस का कैंसर और ओवरी का कैंसर हो सकता है। इसके बाद कैंसर जो आते हैं वो है इंटेस्टाइन का कैंसर, बड़ी आंतों का कैंसर और छोटी आंत का कैंसर। तो ये सब प्रमुख महिलाओं में होने वाले कैंसर है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन है। तो हम बात सर्वाइकल कैंसर से करते हैं, तो आपके हिसाब से आखिर सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? सर्विक्स कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है जो कि एक यौन संक्रमण से होता है। मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ये वायरस एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है और ये सर्विक्स की जो लेयर होती है उसके अंदर कैंसर का बदलाव लाने के लिए सक्षम होता है। अगर लॉन्ग समय के लिए, अगर लंबे अंतराल के लिए एचपीवी का इन्फेक्शन महिला को रहता है तो उसे सर्विक्स कैंसर हो सकता है। और किस तरह की श्रेणी की महिलाओं को सर्वाइकल या सर्विक्स कैंसर होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है? जिन महिलाओं को सर्विक्स कैंसर के लिए जो हाई रिस्क महिलाएं हैं, जिनको ज्यादा चांस है कि उनको सर्विक्स कैंसर हो सकता है, वो लोग हैं जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी या शादी सेक्सुअल एक्टिविटी जल्दी शुरू हो गई है। वो लोग हो सकते हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जिनको सेक्सुअल हाइजीन जिनकी अच्छे से मेंटेन नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है।
जैसे कि HIV किसी को है या कोई और तरह की इम्यूनिटी की बीमारी है वो है। और स्मोकिंग से भी जो लोग महिलाएं स्मोक करती हैं उनको भी सर्विक्स कैंसर ज़्यादा होता है। तो ये मुख्यतः वो महिलाएं हैं जिनको ज़्यादा है, बट सर्विक्स कैंसर किसी से भी अछूता नहीं है, किसी को भी हो सकता है। तो क्या इसका कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें सर्विक्स कैंसर सबसे ज्यादा प्रिवेल कर रहा है? सर्विक्स कैंसर ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव टाइम में ज़्यादा होता है, तो 30 से 50 वर्ष के बीच में सबसे ज़्यादा ये पाया जाएगा। और इसके बाद में भी मिल सकता है उन महिलाओं में जिन्होंने अपनी स्क्रीनिंग कभी जांच नहीं करवाई, नीचे चेक नहीं कराया, तो बहुत लेट स्टेज में, और 50 के बाद भी मिलता है सर्विक्स कैंसर। और क्या ये सच है कि हम तमाम जगह सुनते हैं कि सर्विक्स कैंसर से पीड़ित महिला कंसीव नहीं कर सकती, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह को कहते हैं और वो यूट्रस का ही भाग होता है। तो अगर उसके अंदर कैंसर हो जाए, तो अगर आप उस यूट्रस को या यूट्रस को निकालेंगे, तो यूट्रस अगर सुरक्षित नहीं तो महिला कंसीव नहीं कर पाएगी। बट अगर बहुत ही शुरुआती कैंसर हुआ है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सर्विक्स के एक भाग को सर्जरी द्वारा निकाला जा सकता है, और उसको अगर हम निकालते हैं तो महिला बाद में यूट्रस को सुरक्षित रखते हैं तो महिला कंसीव कर सकती है। बट अगर लेट स्टेज हो गई है तो फिर यूट्रस को भी निकालना पड़ेगा, रेडिएशन या कीमोथेरेपी भी लगेगी, और फिर महिला को कंसीव अपने यूट्रस से नहीं कर पाएगी। और क्या ये मतलब सर्विक्स कैंसर के शुरुआती और एडवांस स्टेज के जो इलाज के तरीके होते हैं उसमें क्या कोई डिफरेंस होता है, और अगर है तो किस तरह से चीजें अलग हो जाती हैं? देखिए, अगर बहुत शुरुआत का कैंसर हुआ है, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कैंसर है और बहुत डीप नहीं गया है, तो ऐसे में सिर्फ एक छोटा सा भाग सर्विक्स का निकाल दिया जाता है और महिला फिर कंसीव भी कर सकती है। उसके आगे का अगर कैंसर हुआ है, जो कि हम 1B3 तक भी कह सकते हैं, और 2A जिसको कहते हैं, उस तक भी हम सर्जरी करके अगर यूट्रस को और उसके आसपास के भाग को निकाल सकते हैं, और सर्जरी से ही उनका इलाज पूरा हो सकता है। अगर इससे भी आगे का स्टेज का कैंसर है, जैसे कि 2B मतलब यूट्रस के बाहर अगर कैंसर चला गया है, तो ऐसी स्थिति में महिला को रेडिएशन थेरेपी मिलती है, कीमोथेरेपी भी मिल सकती है, और अगर स्टेज 4 में कैंसर है तो उसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी वगैरह थेरेपी मिलती है। तो डॉक्टर सारिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि HPV वैक्सीन का अक्सर सर्विक्स कैंसर के साथ नाम आता है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि HPV वैक्सीन एक तो क्या है, और इसे लगवाने से क्या लोगों को उससे सर्वाइकल कैंसर के रिस्क से निजात मिल सकती है, और इसके मतलब तरीके क्या हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विक्स कैंसर HPV के इन्फेक्शन से होता है, तो अगर हम इन्फेक्शन को रोक देंगे और होने नहीं देंगे बॉडी में, तो आप सर्विक्स कैंसर से बच सकते हैं। ये HPV का टीका भी यही काम करता है कि अगर इन्फेक्शन होने से पहले हम HPV का टीका लगा लें, मतलब कि कम उम्र में और इन्फेक्शन होने से पहले लगा लें, तो आपको HPV का इन्फेक्शन नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा। जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो अक्सर उसके साथ HPV वैक्सीन का भी नाम आता है। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि HPV वैक्सीन क्या है, और इसे लगवाने के साथ जो तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं उनको भी हमें बताएं प्लीज। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विक्स कैंसर HPV के इन्फेक्शन से होता है, तो अगर हम HPV के इन्फेक्शन को होने से रोक देंगे तो सर्विक्स कैंसर नहीं होगा। यही काम HPV का टीका करता है, और जितनी कम उम्र में HPV का टीका लगा पाएं उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उसे ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब इसमें HPV के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? HPV का फायदा तो यही है कि आपको कैंसर होने का चांस बहुत कम हो सकता है, बट HPV का वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको पैप स्मीयर की स्क्रीनिंग या LBC की सर्विक्स की स्क्रीनिंग करानी होती है। नुकसान इसका कोई बड़ा नुकसान नहीं है, जब लगवाते हैं तो थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, बस इसके अलावा कोई बड़ा नुकसान पर नहीं। इससे जुड़े कई मिथ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। कहते हैं कि इससे फर्टिलिटी कम हो जाती है, मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। तो क्या ये मिथ सच है? क्या इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, HPV लगाने से प्रजनन की क्षमता पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और ये बिल्कुल ही बड़ी मिथ है। और प्रजनन की जो हमारी एक्टिविटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेगनेंसी आराम से हो सकती है, ये बिल्कुल ही बड़ी मिथ है। और आपने जो मेनोपॉज के लिए कहा, वो भी उससे कोई सीधा संबंध नहीं है कि HPV की वैक्सीन लगाने से महिला का मेनोपॉज जल्दी हो जाएगा या कम उम्र में हो जाएगा। हम क्योंकि मिथ्स की बात कर रहे हैं, तो एक मिथ ये भी है कि वाइट डिस्चार्ज
डिस्चार्ज या कमर दर्द जो है वो सर्वाइकल कैंसर का बड़ा संकेत है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्राव होना, गुलाबी स्राव होना या फिर ब्राउन कलर का स्राव होना या फिर जिसमें रक्त मिश्रित स्राव होना और जिनकी महिलाओं की मेनोपॉज़ हो गई हो उन महिलाओं को स्राव होना, दुर्गंध वाला स्राव होना, ये सब तो सर्विक्स कैंसर और यूट्रस कैंसर के लक्षण होते हैं। बट सभी तरह के स्राव नहीं हो सकते हैं, कैंसर का लक्षण नहीं होते हैं। ज़्यादातर स्राव तो नॉर्मल होते हैं, बल्कि कुछ इन्फेक्शस भी हो सकते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट के पास डिस्चार्ज के साथ महिला बहुत ही कॉमनली आती हैं जिसमें ज़्यादातर इन्फेक्शन से होते हैं। कुछ नॉर्मल डिस्चार्ज को भी महिला समझ लेती है कि इसमें भी कोई परेशानी है। बट इस तरह के जो मैंने आपको बताए हैं वार्निंग वाले स्राव, इन पे महिला को सजग रहना चाहिए। बहुत लेट स्टेज ऑफ कैंसर के अंदर भी आपने जो कमर दर्द बोला है वो हो सकता है, बट ज़्यादातर कमर दर्द के रीजंस कुछ और होते हैं महिलाओं में। अगर हमारे पास कमर दर्द के लिए 100 महिला आएंगी तो 95% वो होंगी जिनको किसी मतलब बोन्स की वजह से और समस्या की वजह से जी। कमर दर्द है। तो एक मिथ ये भी है कि वाइट डिस्चार्ज के रंग से कैंसर की पहचान हो सकती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? जो मैंने आपको भी बताया कि जो स्राव में बदबू है और जिस बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है और उसमें खून मिश्रित है, जी। वो स्राव आपको सबसे ज्यादा ध्यान उसका रखना है। या फिर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग आपकी माहवारी के बीच में हो रही है, उस तरह की चीज के लिए आपको इसको वार्निंग सिम्टम माने और डॉक्टर के पास तुरंत जाएं, इसमें वेट ना करें। तो सर्विक्स कैंसर के किस स्टेज में आपको लगता है कि रेडिएशन थेरेपी की जो है जरूरत होती है? सर्विक्स कैंसर में एडवांस स्टेज में, जिसमें कि यूट्रस मतलब बच्चेदानी के मुंह के बाहर चला गया है कैंसर, उन कैंसर्स के अंदर ज्यादातर रेडिएशन मिलती है, उसके अंदर कीमोथेरेपी ऐड हो सकती है, ये आपके डॉक्टर बताएंगे। तो आपके हिसाब से ओवरी कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? ओवरी कैंसर के शुरुआती लक्षण पता नहीं चलते और जो लक्षण आते हैं वो लेट स्टेजेस में आते हैं, और लेट स्टेजेस में भी जो लक्षण आते हैं बहुत वेग होते हैं, जिनको पहचानना कि ओवरी कैंसर से हो रहे हैं बहुत मुश्किल होता है। इसमें जो सिम्टम्स हैं कि पेट का फूलना, खाना ना पचना है और पैर में सूजन होना, पेट में दर्द होना, ये तो ऐसे सिम्टम है जो किसी को भी हो सकते हैं और पेशेंट को लग सकता है कि उसको गैस्ट्राइटिस हो रही है, मतलब एसिडिटी हो रही है। ऐसे करके पेशेंट अपने आसपास की दुकानों से ही दवाई लेके कोई चूरन वगैरह खा के और उनका टाइम गुजर जाता है और भी ज़्यादा लेट स्टेज हो जाती है। तो इसके लक्षण पहचानना मुश्किल है, बट अगर लंबे समय तक इस तरह के लक्षण जो मैंने आपको बताए हैं चलते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है ओवरी कैंसर? ओवरी कैंसर के इलाज के अंदर सर्जरी और कीमोथेरेपी एक अभिन्न अंग है, और इसमें या तो सर्जरी पहले करके 6 साइकिल कीमोथेरेपी दी जाती है, या फिर पहले 3 साइकिल कीमोथेरेपी करके फिर सर्जरी करके फिर 3 साइकिल कीमोथेरेपी दी जाती है। ये चीज़ें कि कोई किस तरह का ऑप्शन या विकल्प आपको डॉक्टर देंगे, ये तभी डिसाइड होता है जब वो आपकी इमेजिंग कराते हैं, पेट सीटी कराते हैं या सीटी करा के जानकारी हासिल करते हैं कि क्या पूरी तरह से कैंसर इस समय निकालने योग्य है कि नहीं, आपकी जनरल कंडीशन क्या है, कि क्या आप कितनी बड़ी सर्जरी को आपके ऊपर किया जा सकता है, आप टॉलरेट कर सकती हैं। तो कई चीज़ों को देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा सबसे बेहतर विकल्प रहेगा। क्या ओवरी कैंसर जेनेटिक होता है? 5 से 10% ओवरी कैंसर जेनेटिक होता है। तो इसमें जेनेटिक का मतलब अनुवांशिक होना, जिसमें कि जीन्स जो है आपके मदर और फादर से ट्रांसमिट होके आपके पास आ रहे हैं, वो आपको विरासत में ऐसे जीन दे रहे हैं जिससे कि आपको ओवरी और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। और ऐसे में जिन लोगों को हम टेस्ट, हर महिला जिसको ओवरी कैंसर होता है उस हर महिला का ओवरी कैंसर का हम टेस्ट करते हैं कि क्या आपको अनुवांशिक कैंसर है कि नहीं, और इसमें फिर आपके जो रिश्तेदार हैं उनको भी फिर हम टेस्टिंग करानी है, वो सब जानकारी देते हैं, और आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कैसे बदलाव कर सकते हैं वो भी बताते हैं। तो क्या स्टेज 1 में अगर किसी महिला को ओवरी कैंसर है तो क्या वो ठीक हो सकता है? किसी भी तरह का अगर स्टेज 1 कैंसर है तो उसका क्योर रेट काफी अच्छा Cure होता है, इसीलिए उसको स्टेज 1 कहा जा रहा है। जी। स्टेज 1 का मतलब होता है कि उसी ऑर्गन के अंदर सीमित रहना, जैसे अगर ओवरी है तो उसी ओवरी के अंदर सीमित रहना, उसके बाहर ना होना कैंसर का। ऐसी स्थिति में ओवरी को निकालना और फिर उसके बाद में कीमोथेरेपी के बाद पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो जाता है। 95% क्योर रेट होता है, तो मतलब बहुत अच्छा क्योर रेट है अगर बहुत जल्दी पता लग जा रहा है।
लेकिन ऐसा अगर हम जब बात करें कि ओवरी कैंसर कैसे और कब फैलता है, तो इस बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं? ओवरी कैंसर एक तो आसपास के ऑर्गन्स में तीन तरीके से फैलता है। एक तो आसपास के ऑर्गन्स में फैलेगा। जी। आसपास के ऑर्गन्स में यूट्रस है और बाकी आते हैं, और पेरिटोनियम है, मतलब कि हमारे पेट के अंदर की पूरा जो हमारा पेट के अंदर की सतह को हम पेरिटोनियम बोलते हैं, उस पूरी सतह पर फैल सकता है। और बाद में धीरे धीरे वो लंग में और लिवर में और लिम्फेटिक सर्कुलेशन से वो लिम्फ नोड में ऊपर तक जा सकता है। तो ऐसे स्टेज 4 वो है जिसमें कि मतलब काफी पेट के अग्रेसिव भी हो सकता ऊपर है। अगर जी। कैंसर चला जाए तो। जी। तो अगर किसी को स्टेज 3 या 4 में ओवेरियन कैंसर है, तो उसमें लैप्रोस्कोपी और थोरैकोस्कोपी का क्या रोल हो सकता है? आजकल लैप्रोस्कोपी और थोरैकोस्कोपी का नाम बहुत है, और पेशेंट कई बार ये कहते ही आते हैं कि हमें दूरबीन का इलाज करना है। तो ये क्वेश्चन ये है कि दूरबीन कब यूज कर सकते हैं आप ओवरी कैंसर में? तो देखिए, लैप्रोस्कोपी हम ओवरी कैंसर में तब यूज करते हैं जिसमें कि हमें असेसमेंट करना हो, मतलब चेक करना हो क्या हम अंदर जाके पूरी तरह से कैंसर को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। कई बार अगर अर्ली स्टेज का कैंसर है या फिर पेशेंट को 3 साइकिल कीमोथेरेपी दी जा चुकी है, तो भी इंटरवल साइटोरिडक्शन के बाद भी लैप्रोस्कोपी का रोल होता है। और या फिर किसी महिला की इनकम्प्लीट सर्जरी हुई है तो भी लैप्रोस्कोपी का या रोबोटिक सर्जरी का रोल होता है। थोरैकोस्कोपी का मतलब है दूरबीन को आपके चेस्ट के अंदर डालना, प्लूरल कैविटी के अंदर डालना। तो बहुत ही कॉमनली प्लूरल कैविटी के अंदर ओवरी कैंसर फैल जाता है। तो ऐसे में अगर हम दूरबीन डाल के एक तो हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ लंग के अंदर कैंसर फैला है, उसको निकाला भी जा सकता है दूरबीन द्वारा, थोरैकोस्कोपी द्वारा। जब हम कैंसर की बात करते हैं मैम, तो स्टेज से तो सभी लोग जाते हैं स्टेज 1, 2, 3, बट डॉक्टर्स एक टर्म का यूज करते हैं विच इज ग्रेड। तो कैंसर में ग्रेड क्या है, आप हमें बताएं। देखिए, ग्रेड का मतलब होता है कि कितनी जल्दी, कितना आक्रामक कैंसर है। एक्चुअली एग्रेसिवनेस से बताता है कैंसर की। तो इसमें लो ग्रेड हो सकता है या हाई ग्रेड हो सकता है, या फिर जो आपको रिपोर्ट में मिलेगा वो होगा ग्रेड 1, 2 या 3। तो ग्रेड 1 का मतलब है कि वो आपके नॉर्मल सेल से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, उसमें वो नॉर्मल जैसे सेल जैसा ही दिख रहा है। मॉडरेट जो दिखेगा, मॉडरेट जो ग्रेड दिखेगा वो है कि उसमें थोड़ा फर्क आ गया है। और हाई ग्रेड वाले के अंदर जो ओरिजिनल सेल था उससे बिल्कुल अलग हो जाता है, वो मल्टीप्लाई भी जल्दी जल्दी करता है, आक्रामक होता है और इधर उधर फैलने की क्षमता उसकी ज्यादा होती है। तो ज्यादा मतलब प्रोग्नोसिस जो है, दोबारा वापस आने की शक्ति भी उन्हीं हाई ग्रेड की ज्यादा होती है। अगर हम किसी स्टेज 4 पेशेंट की बात करें कैंसर से जो पीड़ित है, तो वो मतलब एक जनरली ये सवाल है कि ज्यादा से ज्यादा वो मतलब कितने समय तक वो जीवित रह सकते हैं इलाज के बीच में? देखिए, किसी भी एक अगर मेरे पास मरीज आता है और वो मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि आप मेरी क्या सर्वाइवल है बता दीजिए, एग्जैक्ट सर्वाइवल नहीं बताया जा सकता, वो आपको स्टैटिस्टिक्स बताएंगे। जैसे कि आप अगर स्टेज 4 में गए हैं किसी कैंसर के लिए, तो यूजुअली 20 to 30%, 20%, किसी में 15 भी हो सकता है उसके ग्रेड के हिसाब से, या फिर उसकी स्थिति क्या है, उसकी एज क्या है, उसके अंदर कितना ट्रीटमेंट हम दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, उससे उसका 15 to 20% बताया जाएगा। तो 15 to 20% का मतलब है अगर 100 मरीजों को हम ट्रीट करते हैं तो 15 से 20% उनमें से लोग 5 साल से ज्यादा जीवित रहेंगे, और उसके अलावा 80% जो हैं उनको कोई ना कोई किसी भी समय ऐसा हो सकता है कि कैंसर ज्यादा बढ़ जाए और उनका इलाज संभव ना हो। इसका मतलब ये होता है। और स्टेज 4 में जैसे मैंने बताया कि 15 से 20% यूजुअली, 20% मैं कहूँगी ओवरी कैंसर भी और यूट्रस का कैंसर भी और सर्विक्स का कैंसर भी, ये इनका प्रोग्नोसिस होता है 5 ईयर सर्वाइवल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अनुभव में कैंसर की रिकवरी किस तरह से होती है, खासकर अगर रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद किसी कैंसर पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो किस तरह से होती है? देखिए, ये सर्जरी, कोई भी तरह की सर्जरी अगर हम रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक कर रहे हैं, मतलब मिनिमल इन्वेसिव कर रहे हैं एज कम्पेयर टू हम पेट खोल के कर रहे हैं। और कैंसर की सर्जरी अगर मैं महिलाओं वाली जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की सर्जरी है, वो पूरा पेट ऊपर से नीचे तक काटा जाता है, काफी बड़ा इंसिजन होता है, इसको हील करने में काफी टाइम लगता है। अगर सब कुछ चीज बहुत बढ़िया चल रही है तो 15 दिन के आसपास टाके कटते हैं और पेशेंट अपना नॉर्मल रूटीन 1 से 1.5 महीने में वापस आ पाता है, जो जिस प्री सर्जरी वाली स्थिति में। और अगर वो रोबोटिक या लैप्रोस्कोपी कराता है तो उसका 6-7 दिन में ही बिल्कुल काफी उसके टाके वाके सब हट जाते हैं, वो अपना आराम से जो करना चाहता है वो कर सकता है। और जो प्री सर्जरी वाली स्टेज में वो
मैं कहूँगी 20 से लेके 30 दिन में हो जाता है। पेन लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी में कम होता है, बहुत प्रिसाइज सर्जरी होती है, ब्लीडिंग कम होती है, तो काफ़ी फ़ायदे हैं रोबोटिक सर्जरी के। सभी केसेस के अंदर रोबोटिक सर्जरी नहीं की जाती, बट अगर आपका डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है कि ऑन्कोलॉजिकली आउटकम जो है कैंसर को पूरी तरह से हटाया जा सकता है रोबोटिक सर्जरी द्वारा, तो रोबोटिक सर्जरी के बहुत फ़ायदे होते हैं। एक आम धारणा बनी हुई है कि महिलाओं को जो होने वाले कैंसर्स होते हैं, वो छूने से फैलते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? छूने से कोई भी कैंसर नहीं फैलता है, और महिलाओं में होने वाले कैंसर में छूने से बल्कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्विक्स कैंसर एक यौन संक्रमण से होता है, मतलब मेल टू फीमेल ट्रांसफर होता है एचपीवी का। तो भी अगर किसी महिला को सर्विक्स कैंसर है, एचपीवी से ग्रसित है, तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसके छूने से पुरुष को एचपीवी की वजह से कोई दूसरे कैंसर हो जाएंगे। ये तो बहुत ही कॉमन कैंसर है, और ये नहीं कहा जा सकता है कि ये छूने से फैल रहा है। तो अगर हम बात करें प्रिवेंटिव मेजर्स की, तो जो महिलाएं शादी करने वाली हैं या पोटेंशियल पार्टनर्स ढूंढ रही हैं, खासकर अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो उन्हें शादी से पहले या पार्टनर चूज करने से पहले किस तरह के टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, आपने बहुत वैसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल टेस्ट तो की करते हैं, आजकल बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं शादी से पहले, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई एक तो जेनेटिक मेन है कि कोई हेरिडिटरी कैंसर की रिस्क तो नहीं है, या फिर कोई हेरिडिटरी डिजीज उसको तो नहीं है। तो अगर आपके पार्टनर को तो नहीं है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या रिस्क है आपके बच्चों में भी वो होने का, जिसमें कि जो हमारे हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं, कोलन कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, ब्रेस्ट और ओवरी का कैंसर है, तो ये अनुवांशिक कैंसर कुछ आपको पता होनी चाहिए कि भाई अगर ये इस तरह की फैमिली हिस्ट्री है। और तो दूसरा एचआईवी का टेस्ट है, जो आप पार्टनर का एचपीएस एंटीजन हेपेटाइटिस बी का टेस्ट है, और बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके टेस्ट हैं, वो भी पार्टनर्स के कराते हैं पेशेंट्स अपने पार्टनर के। एचपीवी का टेस्ट कई बार महिला आती है हमारे पास, और बल्कि मेल्स भी आते हैं हमारे पास, जिन महिलाओं को एचपीवी का, उनके पार्टनर को अगर एचपीवी का पता चला है, तो मेल्स आते हैं हमारे पास ये कहने के लिए हमें भी अपना एचपीवी का टेस्ट कराना है, चेक करने के लिए कि क्या हमें भी एचपीवी इन्फेक्शन है कि नहीं। तो देखिए, पुरुषों का एचपीवी का टेस्ट हम लोग यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि ये इतना कॉमन इन्फेक्शन है, और ये महिलाओं में भी बहुत कॉमन है, और जिनको भी एचपीवी का इन्फेक्शन होगा 90% वो अपनी इम्यूनिटी से ठीक कर लेंगी। जिनके इम्यूनिटी पुअर है या बहुत हाई रिस्क एचपीवी से उनका संक्रमित हुई है, उन्हीं को लंबे समय 10 साल से लेकर 15 साल के अंदर ये डेवलप होता है। तो पार्टनर के लिए तो मैंने आपको जो मेन टेस्ट बताया जिसमें एचपीवी मेन नहीं है, ये सारे टेस्ट कराने चाहिए आपको, और उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री और उनकी पर्सनल हिस्ट्री ले लेनी चाहिए पार्टनर की। जी। तो कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान महिलाओं को काफ़ी दर्द होता है, और कई महिलाओं में ये धारणा है कि ज़्यादा दर्द होना, हद से ज़्यादा दर्द होना एक कैंसर का सिम्पटम होता है, कि इस बात में आपके हिसाब से कितनी सच्चाई है? कैंसर का यूजुअली कैंसर में ये सिम्टम मेन नहीं होता है, डिस्परोनिया जिसको कहते हैं कि इंटरकोर्स के टाइम पेन होना, ये सिम्टम एंडोमेट्रियोसिस का होता है ज़्यादातर, या और कोई रीजन से, इन्फेक्शन से भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें कैंसर से तो और दूसरे सिम्टम पहले आ जाएंगे, और ये वाला सिम्टम मेन नहीं है कैंसर का। देखा गया है कि आजकल स्मोकिंग का काफ़ी ट्रेंड बढ़ रहा है, खासकर वर्किंग वुमेन के बीच में स्मोकिंग काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। तो ऐसे में क्या स्मोकिंग का महिलाओं के कैंसर से कोई लेना देना है, और इसका क्या रोल हो सकता है महिलाओं की फीमेल फर्टिलिटी पे, हेल्थ पे? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा रोल है। स्मोकिंग महिला अगर कर रही है तो उसकी इम्यूनिटी एक तो खराब होती है, और इस वजह से ही एचपीवी का इन्फेक्शन काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और उसको सर्विक्स कैंसर हो सकता है। तो कई महिलाएं जो मेरे पास कम उम्र की महिलाएं आती हैं, 30 से 35 वर्ष की, 30 साल की महिला आती है जिसको एचपीवी का इन्फेक्शन हो रखा है, और उसके पैप स्मीयर उसने कराया है, तो उसमें उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कैंसर से संबंधित कुछ बदलाव आने शुरू हो गए 30 साल की उम्र में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्मोकिंग कर रही होती है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता। तो महिलाओं के लिए बहुत ही हानिकारक है स्मोकिंग, क्योंकि एक तो कैंसर हो सकता है,
कैंसर सर्विक्स का तो हो ही सकता है, बाकी स्मोकिंग से सभी जो कैंसर होते हैं, जैसे कि थ्रोट का कैंसर होना, मुंह का कैंसर होना, ईसोफेगस का कैंसर होना, आंतों का कैंसर होना, लिवर का कैंसर होना, सभी कैंसर्स जो हैं वो स्मोकिंग से संबंधित होते हैं। तो एक तो तमाम तरीके के कैंसर आपको हो सकते हैं और सर्विक्स का कैंसर हो सकता है। दूसरा, इनफर्टिलिटी पे बहुत ही खराब इसका असर होता है, क्योंकि जो हमारी सिलिया होती है, मतलब नलों के अंदर की जो लेयर होती है उसको खराब हो जाती है। अंडाशय से यूट्रस में प्रॉपरली नहीं आ पाता है, इस चक्कर में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है उनको। प्रेगनेंसी हो भी गई तो भी आपके बच्चे का ठीक विकास नहीं हो पाएगा या फिर बच्चा जल्दी पैदा होना, प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। और अगर कई बार तो बच्चे अंदर पेट में भी खत्म हो सकते हैं। ये सब स्मोकिंग से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो महिलाओं के लिए पुरुषों के कंपैरेटिवली स्मोकिंग बहुत खराब है। स्मोकिंग से महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस और कार्डियक मतलब हार्ट अटैक के रिस्क जो मेल लेते हैं एज कम्पेयर टू अगर फीमेल लेगी तो उसको ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। तो उसे बहुत ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं के लिए स्पेशली ज्यादा हानिकारक है। अल्कोहल का सेवन भी क्या महिलाओं के लिए, खासकर अगर हम कैंसर प्रिवेंशन की बात करें, तो क्या उतना ही खतरनाक होता है अल्कोहल भी महिलाओं के लिए काफी खतरनाक है। जैसे कि अल्कोहल से होने वाले जो मैंने अभी आपको ईसोफेगस और मुंह के कैंसर, आंतों के कैंसर और ओवरी का कैंसर, ये सब अल्कोहल से, ब्रेस्ट का कैंसर भी, ये सब अल्कोहल से बढ़ते हैं। और महिलाओं के लिए ये हानिकारक है, बट पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं, बट हानिकारक तो बहुत है अल्कोहल भी। तो अल्कोहल, जिस चीजों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एटलीस्ट वो प्रिवेंशन तो हम करें तो उससे हम कैंसर से बच सकते हैं। अगर कोई महिला कैंसर के स्टेज 1 पे है तो वहां से लेकर स्टेज 4 तक का सफर कितना समय लगता है इसमें, या ये कितना एग्रेसिव हो सकता है, प्लीज हमें बताइए। देखिए, कितना टाइम लगेगा स्टेज 1 से स्टेज 4 में, इससे डिपेंड करता है कि कौन से ग्रेड का कैंसर है जो हमने बात की। अगर कैंसर के सेल्स धीरे धीरे डिवाइड कर रहे हैं और उनको जल्दी जल्दी नहीं फैल रहे हैं, धीरे धीरे फैल रहे हैं, तो उसमें 10-15 साल भी लग सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सर्विक्स का कैंसर होने में 15 साल लगते हैं। उसके 15 साल के बीच में एक बार भी महिला अगर डॉक्टर के पास जाके अपने सर्विक्स का निरीक्षण करवा ले तो आपको कैंसर होने से पहले ही पता चल जाएगा। तो सर्विक्स कैंसर का तो बहुत लंबा टाइम लगता है। बाकी कुछ कैंसर्स हैं उनमें बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो हाई ग्रेड होते हैं, जैसे ओवरी का कैंसर। तो ग्रेड क्या है और महिला की स्थिति, इम्यूनिटी कैसी है, उस पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी परिवर्तन हो रहा है। अभी हम दिल्ली में प्रदूषण की खबरें देख रहे हैं, डस्ट लगातार बढ़ रहा है, तो क्या पोल्यूशन का या डस्ट का भी कैंसर से कोई लेना देना है? पोल्यूशन का सभी तरह के, जिसमें अभी आप एयर पोल्यूशन की बात कर रही हैं, जो कि बहुत है इस समय, जब शीत टाइम आता है, कोल्ड शुरू हो जाता है, तब हो जाते हैं। तो ये और सभी तरह के जो पोल्यूशन है उसमें कार्सिनोजन होते हैं जो कि कैंसर के सेल्स को बढ़ावा देते हैं। तो इससे कैंसर, जो ज्यादा एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वो तो लंग कैंसर है। बट जैसे कि ये पाया गया है, इसमें शोध हुआ था कि टैल्कम पाउडर का जो डस्ट है, तो अगर महिला यूज करती है टैल्कम पाउडर, उसका डस्ट अगर हमारे एस्बेस्टोस जाता है अंदर तो ओवरी कैंसर बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से ये पता चला है कि टैल्कम पाउडर से भी बढ़ सकता है, तो मुझे लगता है कि शायद एयर पोल्यूशन से भी महिलाओं में होने वाले कैंसर बढ़ सकते हैं। क्या कोई और मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिनसे महिलाओं को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, मे बी हार्मोन डिस्ट्रप्टर्स वगैरह? वो सब पैराबेन वगैरह हैं जिनको अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे उसमें वो कार्सिनोजेंस का चेक करके हटा देते हैं। और अगर चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं तो उसमें लेड का प्रयोग और ये पैराबेन्स होते हैं, जिससे कि हार्मोन्स का चेंज हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। मैं आपसे एक बहुत ही आम सवाल पूछना चाहूंगी। महिलाओं को कैंसर का खतरा कम करने के लिए जो सबसे आसान उपाय हैं, सबसे इजी हैक्स हैं, वो आप हमें बताएं। सबसे इजी हैक है कि आप रात को टाइम से सोएं, टाइम से उठें, ओके, नॉर्मल घर का खाना खाएं, सैर करें, एक्सरसाइज करें और काम वर्क लाइफ बैलेंस बनाएं। किसी भी तरह का एडिक्शन ना लें, स्मोकिंग और अल्कोहल को हटाएं, अच्छी जगहों पे रहें, जहाँ बहुत प्रदूषण है वहां पर ना रहें। मेन तो यही है
कि अगर आपने ये कर लिया तो आप जो मॉडिफाई कर सकते हैं वो आपने कर लिया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती। आपकी जेनेटिक मेकअप को चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो चीज़ें तो नहीं चेंज हो सकती, बट जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, अगर आप ये सब कुछ करेंगी तो आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर हो जाएगी। बाकी दूसरी तरह की बीमारियाँ भी कम होंगी। तो उससे जनरल ओवरऑल हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हमने अभी बात की तमाम फैक्टर्स के बारे में जो कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो अगर किसी महिला को कैंसर डायग्नोस हुआ तो आप कुछ टिप्स बताएं कि वो कैसे अपना मेंटल हेल्थ सुधारे, कैसे इस टफ जर्नी में वो पॉजिटिव रहें और अपने आप को इस लड़ाई के लिए कैसे वो तैयार कर सकती हैं। देखिए, जब भी कैंसर की डायग्नोसिस होती है तो पेशेंट सच में बहुत बड़ी उसके लिए बहुत ही इसको एक ऐसा स्टिग्मा बना लिया गया है कि इसको एक जानलेवा बीमारी है और जान जा ही सकती है आपकी, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंसर्स को हम क्योर कर लेते हैं, और अगर क्योर नहीं हो रहा है और रिकरेंस का रिस्क भी है, तो भी अगर रिकरेंस होता है, दोबारा कैंसर होता भी है, तो भी उसका इलाज हो सकता है। तो अगर आपके मन में कोई भी डरने वाले क्वेश्चन या नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो मैं कहूँगी आप अपने डॉक्टर से, अपने से परामर्श ले लीजिए, पूछिए उनसे, डॉक्टर से हर क्वेश्चन को पूछिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछ लेंगी तो मुझे लगता है कि उससे आपका थोड़ा सा फियर, एंजाइटी ये कम हो जाएगा। तो एक तो डॉक्टर से सारे क्वेश्चन पूछें, और दूसरा अपने जो फैमिली है और अपने दोस्त हैं उनसे बात करिए। जब भी कोई नेगेटिव विचार आपके मन में आता है या कोई भी डर आता है ना, उसको आप बात कर लीजिए, क्योंकि बात करने से ना, शेयर करने से एक एंजाइटी कम हो जाती है, उसी समय की एंजाइटी कम हो जाती है, तो आपका एक इम्प्रूव पॉजिटिव हो जाता है और आप और नीचे डीप गड्ढे में नहीं जाते। और दूसरा, आप एक सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, अगर आप अपने डॉक्टर से पूछेंगे कि वो आपको जिस तरह का कैंसर आपको हुआ है, उस तरह के कैंसर होने वाले जो मरीज हैं उनसे बात करवा दे, उनके ग्रुप में ऐड करवा दे, तो आप उनसे भी ये जानकारी, उनसे अपनी 1 to 1 बात कर सकते हैं कि आपको कीमोथेरेपी हुई, आपको क्या दिक्कत हुई थी, तो आपके जो डर हैं वो कम हो जाएंगे। तो एक तो आप अपने सपोर्ट ग्रुप से बात कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो इसके लिए आप साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप उससे परामर्श ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मतलब दिक्कत ज्यादा है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैं अपने काम रूटीन में फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, तो साइकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। अगर दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है तो दवाइयाँ लें, और अपने आप को बिजी रखें और एक्सरसाइज करें, खाना, ये सब कुछ चीज, अपनी जो हॉबीज हैं उसको परस्यू करने की कोशिश करें। और पॉजिटिव रहने के लिए शुरुआत में तो फ्रेंड्स और फैमिली की जरूरत होती है, तो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय आप बिताएं। हमारी बातचीत के आखिरी दौर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर पूरे देश में कैंसर हेल्थ केयर को लेकर आप एक अवेयरनेस का मैसेज देना चाहें, चाहे वो पेशेंट्स हो या और स्टेक होल्डर्स हो, हॉस्पिटल्स हो, तो आपका मैसेज उनके लिए क्या होगा? मेरा मैसेज ये है कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती, और ये आजकल, क्योंकि इसके लिए इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आजकल अवेलेबल हैं, कि ये वैसी बीमारी है कि आप ठीक हो जाएंगे, और अगर ठीक होने के बाद कभी दोबारा कैंसर आता भी है तो आजकल इम्यूनोथेरेपी और बहुत अलग तरह तरह की इलाज संभव है, और इससे आपकी जो आयु है उसको काफी हद तक बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। तो मैम, सर्वाइकल कैंसर से लेकर आपने यूट्रीन कैंसर और ओवरी कैंसर पर आप हमसे इतनी डिटेल बातचीत की, उसके लिए डॉक्टर सारिका गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।